प्रकाश थोड़ा सा गेट से हटाइएगा हल्का सा। पूरा पूरा नहीं, ओपन कर दीजिए, पूरा खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए। थैंक यू। चलिए ठीक है आप लोग, तो बहुत दिन बाद छुट्टी जो है समाप्त हुआ है, मतलब कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आने के बाद कुछ तो होना चाहिए ना। तो सब ठीक है, आई होप आगे पीछे घर मतलब परिवार सब ठीक होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब ठीक है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, काम बढ़ाते हैं। देखिए पाकिस्तान आज हो जाएगा खत्म, कल हुआ था शुरू, आज हो जाएगा खत्म, नहीं भी होगा तो एक दिन और ले लेंगे, मतलब क्या ही दिक्कत है, बट थोड़ा कोशिश करना है कुछ चीजें। ये वाला चाइना में जिनको पढ़ा चुका हूं ठीक है, नहीं पढ़ाया हूं तब भी ठीक है। अब हम कल यहां तक पढ़े थे, देख पा रहे हैं, तो जो पूरा कहानी है पाकिस्तान का, मैं तेजी में एक बार सिर्फ स्लाइड घुमाता हूं, आप देख लेना, पहले जोर से एक बार बोल दो और कृपया कर दिमाग में लगाकर यहां देख लेना, ताकि एक बार रिदम बन जाए, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट स्लाइड से एक बार स्टार्ट कर देता हूं और आपको एक आइडिया लग जाए कि भैया हम लोग यहां से देखना शुरू, यहीं से देखना शुरू किया था ना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सर इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या है, नैरेटिव है। पहला बात तो ये है कि क्या क्या मानता है कि इंडिया कैप्चर कर लेगा हमको, इंडिया मानता नहीं है कि राज अलग है, क्या सुन पा रहे हैं, जो कि सारा का सारा जो है मामला बेकार है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जुड़ने के लिए, कोई भी दो पाकिस्तान या इंडिया से जुड़ने के लिए क्या कंडीशन था, एक था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और दूसरा था, बोल जाना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इन दोनों में साइन होना चाहिए। आज वीडियो भेजूंगा इसका, देख लीजिएगा या भेज दीजिएगा प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो दो तीन चीज और होगा, जिसमें मैंने बोला कि कोई अगर डायरेक्टली आईओए साइन कर देता है तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी उससे जुड़ जाएगा, और ये कश्मीर में देखने को मिलेगा हमको। कश्मीर के राजा हरि सिंह दिख पा रहा है, और हरि सिंह हिंदू, लेकिन वहां पर मुस्लिम बहुमत जो है, मेजोरिटी पॉपुलेशन से, फिर भी राजा जो है हिंदू है, और काफी अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत तगड़ा है। तो हरि सिंह के पास दो ऑप्शंस थे, या तो पाकिस्तान से जुड़ते या किससे जुड़ते, इंडिया से। हालांकि आजाद रहने का भी ऑप्शन था इनके पास, लेकिन आजाद रह नहीं सकते थे। फाइनली पाकिस्तान के साथ इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया था, सब मैंने बता दिया है। और उसके बाद फिर बाद में पाकिस्तान जब बहुत प्रेशर बनाया और वहां पे लूटपाट शुरू कर दिया लश्कर नाम के ग्रुप से, जो कि थे सिर्फ कौन, पाकिस्तानी ही, तो इंडिया से इन्होंने मिला, और इंडिया से मिलकर अक्टूबर 1947 में इन्होंने आईओए साइन कर दिया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट था कश्मीर, या इंडिया का हो गया। फिर यहां पे बात चला कि सर इंडिया में, चूंकि कांग्रेस पहले से ही बोला था कि भैया जब तक प्लेबिसाइट नहीं होगा, जनमत संग्रह, तब तक हम जो है काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी है कि पूरा का पूरा लोगों का मत होना चाहिए। सुन पा रहे हैं? तो प्लेबिसाइट कराने के लिए एक हमारे नए मिले, एक आप सुने हैं बहुत अच्छा कहानी, जिसमें दो बिल्ली के बीच में रोटी के लिए लड़ाई होता है, तो उसमें बंदर मामा आते हैं पंचायती करने है ना, और पंचायती करते करते पूरा निपटा देते हैं। तो कुछ वैसा ही यूएन का हाल है। यूएन आए हैं, अच्छा यूएन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, तो मैंने दो नाम बोला था, एक क्या बोला था, यूएन सीआईपी और यूएन मौजीब। यूएन मौजीब जो था वो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, जिसने इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा कंडीशन ऐसा क्रिएट किया कि प्लेबिसाइट करा लिया जाए। यूएन सीआईपी खा के सो रहा था, बाकी उसको कोई काम नहीं था। सुन पा रहे ध्यान से? फाइनली यूएन सीआईपी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद एक ही ग्रुप बचेगा, कौन सा, यूएन मौजीब। यूएन मौजीब बहुत कोशिश करेगा, लेकिन उसके बीच में पाकिस्तान जो है चाइना को लगभग 5000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर एरिया दे देगा गिफ्ट, जो कि उसका था भी नहीं। क्लियर है यहां तक? और दूसरा 1962 का कॉन्फ्लिक्ट भी हमें चाइना के साथ हो जाएगा, तो अमेरिका रहते हुए भी अमेरिका हमको कुछ बचा उचा नहीं पाया, चाहे कॉन्फ्लिक्ट को, चाहे जो पाकिस्तान ने जो दे दिया एरिया। क्या सुन पा रहे हैं? यहां तक सब लोग कर चुके थे। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सर इंडिया को लग गया कि यूएन जो है वो बायस्ड है कि पार्शियल है, बायस्ड है। उसको लगा कि ये हमारा फेवर नहीं करेगा, नहीं किसी और का, ये सिर्फ फेवर किसका कर रहा है, पाकिस्तान का। अब हम इसके आगे बात करें तो इंडिया बाद में सोचा कि अब जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाइलेटरल बात होगा, एक इंडिया और पाकिस्तान का। हमने इसलिए इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे बहुत सारे जो है टाई अप किए, और उस एग्रीमेंट में हमने बोला कि इसके बाद से पाकिस्तान कोई भी इंटरनल मुद्दा किसी थर्ड पर्सन के पास ले जाता है तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, और इस पे पाकिस्तान ने भी साइन कर दिया। इसलिए जब आर्टिकल 370 का मुद्दा आया तो पाकिस्तान अमेरिका को जाके बहुत बोला भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका, चाइना या जितने भी, रसिया, सब लोगों ने बोला कि जब तुम ऑलरेडी साइन कर चुके हो तो फिर कोई पॉइंट बनता नहीं है कि हम हस्तक्षेप करें। यानी कि ऑफिशियली अब हमने
पाकिस्तान को ठीक ठाक कांड कर दिया। 1965 वगैरह में बहुत सारा लड़ाई हुआ, मैंने बोला ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, बहुत सारा लड़ाई हुआ, लेकिन 1971 में हमने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान चूंकि हर जगह हारा हुआ है, तब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं और आंख दिखाते हैं, किसको? इंडिया को। लेकिन वो भी मौका उसको मिलेगा नहीं। एंड फिर फाइनली इंडिया जो है आगे तक आते आते दो तीन चीजें होंगी जिसमें इंडिया भी न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करेगा, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी करेगा। एंड देन यही है शिमला एग्रीमेंट जो है, जिसके तहत सारा का सारा बात हुआ कि कोई भी आदमी जो है, इधर मैंने ये पहले भी पढ़ा दिया था आपको कि जो सीज फायर था इवन मुजीब के समय, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया। उसके अंदर एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था कौन सा, सुचेतगढ़ एग्रीमेंट। मतलब शिमला एग्रीमेंट के तहत ही एक एग्रीमेंट हुआ सुचेतगढ़, जिसके तहत ये बोला गया कि सीज फायर शांति वाला शब्द है तो ठीक लगता नहीं है, तो अब क्या करना है, उसका नाम क्या चेंज होगा, एलओसी, क्या नाम कर दिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब हम आते हैं यहाँ पे, यानी कि इंडिया अब अपना जो है शुरुआत कर चुका है जो है उसका टेस्ट के लिए। और पाकिस्तान के बारे में मैंने बोला कि एक है अब्दुल कादिर खान, दिख पा रहे हैं, जो कि भागे हुए हैं हॉलैंड से चुरा उरा के डिटेल। पाकिस्तान भी मदद कर रहा है, यूएस भी मदद कर रहा है। हमको पता चला तब जब एक ड्रेस खरीदा गया लंदन, क्या सुन पा रहे हैं, और वो ड्रेस ऐसा था जिस ड्रेस के तहत हमको पता लगा लिया कि ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर जो है वहीं पे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उस ड्रेस का टेम्परेचर वहीं पे ही उस हिसाब से बनाया हुआ था। हमने जब वहां जाकर देखा तो देखा कि पाकिस्तान लोग बैठ कर आराम से ताप उप रहे हैं आग और मस्त टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमने एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम क्या था, क्या सुन पा रहे हैं, ऑपरेशन मेघदूत। और यहां से हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर काम जो है कैप्चर कर लिया। अब हम इसके आगे आते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आईआर का नोट्स बना के रख लीजिएगा और जो राइट साइड वाला है लिख के रख लीजिएगा। पीडीएफ सभी को मिला हुआ है, सभी का है, जिम्मेदारी आपकी है। अगर मैं उसको चाहूं क्लास में लिखवाऊंगा तो हमारा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट है, इसीलिए लिख लीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं सर एक दिन खाली लिखने के लिए दे दीजिएगा तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईआर का कॉपी आपके पास होना चाहिए। मैं पहले बता देता हूं, आईआर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 2027 तक, 3-4 सालों तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले भी था, पहले इनडायरेक्टली था, अभी डायरेक्टली है, एकदम डायरेक्टली कट टू कट की डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश या डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड नेपाल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटी एरिया, डायरेक्ट अब आएगा, तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी लाइफ आपकी, चॉइस आपकी। अब आते हैं ये वाले मामले पे। तो सर ये मामला जो है समझाया हुआ है, बट फिर भी मैं समझा देता हूं। तो पहला है, इसको डायग्राम को एक बार देखो, पहले खुद 2 मिनट आराम से देखो और देख कर थोड़ा सा कोशिश करो, क्योंकि सब कुछ बनाया हुआ है, आसान है चीजें, नोट्स में इतना इजीली लिखा हुआ है, देख लो फिर हम समझाते हैं। अच्छे से पढ़ना, लेफ्ट साइड वाले को फिर राइट साइड वाले को रीड करते चलो, तब अच्छा लगेगा। हुआ, समझ आए कुछ? चलिए, जो आ गया समझ ठीक है, जो नहीं आया हम समझा देते हैं। देखो वैसे नोट्स में अगर आराम से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत मेहनत का नोट्स है, तो ध्यान से देखना। पहला एरिया को देखना, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो हम दिखा दे रहे हैं। कॉमन सेंस है, सियाचिन एरियाज है, ध्यान से समझना। अगर हम सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सब सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर तो बहुत, मतलब पहले सरकारी स्कूल के हर किताब में सियाचिन का दिमाग में आ ही जाता है, सरकारी स्कूल की किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है। खैर सियाचिन जो है, ध्यान रखना, एक सियाचिन है इस पॉइंट पे, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना उसके ऊपर से अपना एक हाईवे क्रिएट किया हुआ है, जिस हाईवे का नाम है काराकोरम हाईवे। और चूंकि इंडियन ज्योग्राफी में जिनको पढ़ा हूं, काराकोरम जो है वो आपका बहुत वैली और उस तरह से है, सबसे हाईएस्ट भी है। खैर अभी ध्यान से समझना, काराकोरम हाईवे बनाया पाकिस्तान ने डायरेक्टली, किसके पास, चाइना के पास। ये बनाया पाकिस्तान ने या चाइना ने? चाइना ने बनाया। और उसके पीछे एक ही था कि सर डायरेक्टली बिजनेस पाकिस्तान से कर सके, और बहुत सारा जो भी
देखो इलीगल ऐसा ट्रेडिंग भी या इलीगल कुछ भी जा रहा है तो उसका जो है नजर अगर रखना है तो इंडिया अगर सियाचिन पे अपना बेस बना ले तो आराम से रोड पे नजर रख सकता है। यानी कि कुछ ऐसा बात होगी, देखो एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर आराम से जा रहा है, ठीक है, फ्लाईओवर पे जा रहा है और कोई आदमी फ्लाईओवर के बगल में, ध्यान से समझना, मतलब फ्लाईओवर के हाइट के बगल में ही एक अपना बेस बनाया हुआ है, वो आराम से बैठ के खिड़की पर देख रहा है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। जैसे जिसका भी घर है तो ध्यान से समझना, फ्लाईओवर के बगल में, तो फ्लाईओवर से उसका घर का भी पूरा दृश्य दिखेगा और अगर फ्लाईओवर के जहां उसका घर है उसको भी फ्लाईओवर से दिखता रहेगा कि कौन गाड़ी आ रहा है कौन गाड़ी जा रहा है, यस और नो। तो अगर हम बेस उसी तरीके से सियाचिन में बना लिए तो मजा आ जाएगा। और इसलिए नाम क्या रखा हुआ है, बर्ड्स व्यू, चिड़िया की आंख। और किसी की आंख नहीं है भाई, किसका है, चिड़िया की आंख, बर्ड्स व्यू फॉर इंडिया। तो सर अगर वहां पे सवाल ये उठता है कि सियाचिन में बेस बने तो बने कैसे, तो सियाचिन में बेस बनाने के लिए पहली बात इधर ध्यान से देखना, अगर हम सियाचिन पे अपना पकड़ बना ले तो क्या लिखा हुआ, काराकोरम हाईवे पे इडली नजर रख सकते हैं, हाँ या ना, अरे जोर से बोलो। तो सर अगर हम पहले सियाचिन तक रोड से नहीं जा सकते थे तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, एक रोड बनाया जिसका नाम है डीबीओ, दौलत बेग ओल्डी, दिख पा रहे ध्यान से। तो डीबीओ रोड कहां से कहां तक, इधर देखो ये रहा सियाचिन, हमने ले से डीबीओ तक एक रोड बनाया जो कि पहले हम ले से डीबीओ तक जाने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल करते थे और यहां पे जो बेस बनाया हुआ था एयर बेस वो बहुत ही छोटा था, इतना बड़ा एरिया नहीं था कि हम बहुत ज्यादा कुछ लेकर वहां जा सकते थे, क्या सुन पा रहे हैं। तो हमारे पास डीबीओ तक पहुंचने के लिए फ्लाइट से जाना, उसमें भी बहुत कुछ लेकर जा ही नहीं सकते थे और हम डीबीओ से सियाचिन तक अगर जाना चाहें तो जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन दिक्कत ये था कि हम ले से डीबीओ तक लाए तो लाए कैसे सामान, सुन पा रहे ध्यान से, क्योंकि डीबीओ से आप आराम से चल जाएंगे। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि सर रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक आ गए, प्लेटफॉर्म से घर आना है और पैदल आ सकते हैं तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म तक पहले आए तो जाए, इधर ध्यान से देखना। तो हमने एक रोड बनाया जिसका नाम पड़ा क्या, दौलत बेग ओल्डी, उस जगह के नाम से ही रोड बना दिया। तो ये रोड कहां से कहां तक है, ले से लेकर डीबीओ तक, ध्यान से समझना। अब हम डीबीओ तक बहुत सारा सामान लाके अपना एक बेस बना लिए और यहां से अब सियाचिन तक हम अपना करने लगे। चाइना परेशान क्यों हो गया, क्योंकि चाइना को पता था कि अगर इंडिया सियाचिन पे अपना बेस बना लेगा तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब नजर उसको मिलेगा। क्या बुझा रहा है, तो लॉजिक क्या है, ध्यान से जो से बोले पहले, बुझा रहा है ऐसा ना। तो सर अगर हम इंटरेस्टिंग तरीके से देखें, चाइना इस वजह से परेशान था, चाइना इसलिए परेशान ही था लॉकडाउन में कि हमारा को नहीं हो रहा है, उसको कुछ हो रहा है, हमारे को ऐसा कुछ नहीं था। उसने जो लद्दाख के स्टैंड ऑफ किया चाइना ने, उसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि इंडिया ने अपना रोड फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो सर चाइना ने से बोलना शुरू कर दिया कि ये गलत है और फलाना डिगाना, तब इंडिया ने बोला हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में रोड बनाए चाहे कोड़े, क्या फर्क पड़ता है। और इस वजह से जो है चाइना किया जानबूझ के, इसलिए किया कि किसी तरीके से उस रोड का काम रुक जाए या समथिंग कुछ हो जाए, लेकिन इंडिया भी समझ चुका था कि अब ऐसा होना नहीं है। तो हमने सियाचिन पे ठीक ठाक बेस बना लिया जिसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, दौलत बेग ओल्डी रोड का। क्या बुझा रहा है, तो रोड हमने बनाया कहां से कहां तक, ले टू डीबीओ तक, ये ध्यान रखना, और फिर डीबीओ से सियाचिन तक जाने के लिए हमारे लिए चीजें आसान हो गई। तो लद्दाख का जो हमारा बीच में स्टैंड हुआ और जो भी ये लड़ाई थोड़ा बहुत विवाद हुआ, उसके पीछे का कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि चाइना परेशान इससे नहीं है कि इंडिया बना रहा है, चाइना परेशान इससे है कि सियाचिन पे उसका बेस है और वो कुछ भी पाकिस्तान के साथ इलीगली नहीं कर पाएगा, इंडिया आराम से बैठ के देख रहा है। तो सर ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, अब आएंगे तो सर 1986, जरा एक बार आराम से पढ़ो फिर आगे आराम से देखेंगे और ज्यादा बेटर रहेगा। अलकायदा वगैरह का न्यूज में था, फिर देखियो ध्यान से, जो अभी 26/11 बीता है, 26/11 ये अलकायदा का है। अरे भाई ये 26/11 ताज होटल वाला है। चलो ठीक है, एक बार देख लो पहले फिर बताते हैं, इसको पढ़ो एक बार। आजकल देख रहे हैं ना, कल्चर बड़ा फास्ट चेंज हो रहा है। जैसे कल्चर जो है इंडिया का बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत अलग अलग कल्चर चेंज हो रहे हैं धकाधक, और जो फॉरेन कल्चर से बहुत प्रभावित हो रहे हैं लोग। आपको शादी में भी देखने को मिलेगा, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो भैया याद रखिएगा, अच्छा बात नहीं है ये, बुरा बात है। कल्चर का गांधी जी का स्टेटमेंट याद रखिए। गांधी जी क्या बोलते थे, गांधी जी कहते थे कि मैं अपने घर की खिड़की हमेशा खुली रखता हूं लेकिन मैं अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद रखता हूं। इसका मतलब क्या है, सुनामी आने वाला इसीलिए नहीं, उनका मतलब है
कि कोई भी कल्चर जो बाहर से आ रहा है हम उसको उतना ही तक लेंगे जितना तक उसका है, लेकिन हम घर का दरवाजा यानी कि अपना जो कल्चर है उसको कभी भी किसी बाहर से प्रभावित होने नहीं देंगे। तो मैं अपने घर की खिड़कियां हमेशा खोल के रखता हूं, परंतु मैं अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद रखता हूं, इस बात के लिए कि हमारा जो कल्चर है वो हमेशा सुरक्षित रहे और हमारा कल्चर से ओरिजिनलिटी पहचान है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बताना आपके लिए फर्ज है, क्योंकि आजकल लोग थोड़े थोड़े चीजों में, हालांकि अफसोस उनको हो रहा है, बाद में उनको रिग्रेट भी होता है, लेकिन वो माहौल में जो होता है ना, जो डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है, शादी हो रहा है उसमें, और उस तरीके के कल्चर में वो बह जाते हैं। बाद में उनको रियलाइज होता है कि खुद का वीडियो देखेंगे तो बेकार लगेगा। तो थोड़ा कल्चर जो है, आप अपना जो कल्चर है उस तरह से रखिए, और उसमें मतलब सिंपल सा है कि आप अपने जेन्युइनिटी को बरकरार रखिए, हवाबाजी मत करिए बस, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेजी में, और इसका खामियाजा सब भुगतेंगे। मैंने बोला इस वर्ल्ड के इतिहास में कोई भी कंट्री तभी डेवलप किया है जब वो अपने कल्चर पे टिका रहा है। अगर आप कल्चर चेंज करके अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो मामला बेकार हो जाएगा। इसीलिए जितने सारे लोग हैं ध्यान में इस बात को रखिएगा कि कल्चर से जल्दी प्रभावित मत होइए किसी के, वो सीधा सा है ट्रैप है एक, और ट्रैप पाकिस्तान चाइना सबको ही कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस वाला जो पॉइंट है देख लेना, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मेरा काम याद दिलाना है। ट्रैप बहुत बड़ा है, चाइनीज पाकिस्तानीज का ट्रैप बहुत बड़ा है, कल्चर पे वार। और मैंने कितनी बार बोला है कि कल्चर, किसी देश को अगर गुलाम करना है तो उसका कल्चर चेंज कर दो, आराम से गुलाम हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। पिज्जा का कल्चर और सारा कुछ यूएसए का देन है, आराम से एक बार कल्चर गुलाम करो, मामला जो है हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद खूब प्रॉफिट कमाएगा बाहरी कंपनी। आजकल आप देखेंगे तो पार्टीज में पहले क्या होता था, जैसे शादी या बर्थडे में खीर पूरी वगैरह बनता था, आज ही बहुत लोगों का घर बनता है, जिस दिन बर्थडे होता है कुछ नहीं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास में खीर पूरी या फिर इस तरह का बन जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब गार्जियन पैसा दे रहा है के लिए 500-1000 रुपया, दोस्त के साथ चल जाके खा लियो, क्या एगो पिज्जा ले लेना, एगो चाउमीन खा लेना, फिर उसी में कुछ और खा लेना, मामला हो गया। तो सर कल्चर पे प्रभावित होना मतलब बिजनेस पे प्रभावित होना, और इकोनॉमी पे प्रभावित होना मतलब आपका देश जो है गरीब होना, सिंपल सा लॉजिक है। तो कल्चर पे अटैक होता है। धर्म ज्यादा गांव में क्यों परेशान होता है, आडंबर गांव में क्यों होता है? जहां जहां पैसा कम होगा वहां धर्म ज्यादा होगा, और धर्म ज्यादा होगा तो उसमें आडंबर ज्यादा होगा, इसीलिए गांव में आडंबर बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे पैसा आएगा आडंबर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। वही आदमी जो पहले शनिवार को ये काम नहीं करता था, लेकिन आज उसके पास पैसा है तो शनिवार को काम करेगा। तो इसीलिए सारा कल्चर का गेम है कि इकोनॉमी को नीचे दबाना है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो मामला अच्छा है। बाकी है आप और आपकी जिम्मेदारी है, और करना भी चाहिए। और प्रभावित मत होइए कुछ हरामखोर लोग से, कैरी मिनाटी टाइप, और जो फालतू का जो गाली गलौज वाला से, बहुत सारा है। इन सब से कुछ नहीं होना है, टेम्पररी चीज है बस। आजकल ज्यादातर युवा प्रभावित है, वो 3-4-6 महीने में हम मर्सिडीज लेंगे, हम रेंज रोवर लेंगे, हम यही लेंगे, इसी से प्रभावित हैं अधिकतर युवा। याद रखिएगा जो दिखता है वो होता नहीं है ऐसा, और वो बहुत टेम्पररी है चीजें। एक बार होगा चीजें, मामला निपट जाएगा। जैकलिन फर्नांडिस को जानते हैं ना आप लोग? तो जैकलिन फर्नांडिस के वो है उनके प्यारे मोहन, क्या नाम है उसका, जानते हैं उसका जो बॉयफ्रेंड है? अरे भैया नॉर्मल आदमी है वो, और वो उसको जैकलिन को 1 से 1 करोड़ का गिफ्ट दे दिया, मर्सिडीज, कभी ये कभी BMW। और लड़की सोचिए कितनी खत्म है, बेवकूफ है कि सर इतना सब कुछ होते हुए भी अपना पूरा का पूरा इज्जत नाव पे लगा लिया। लोकेश नाम है उसका, और उसने पूरा का पूरा जो है कहां से वो पैसा लाया, कोई तो अभी क्या है, जेल में। तो कभी कभी हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं टेम्पररी ढंग से, लेकिन यह ध्यान रखिए कि कहां से आया, कैसे आया, बहुत सारी चीजें। और इसलिए ये साइकोलॉजी में सबसे बेकार प्रभाव बताया गया है। जैसे कुछ लोग ना नहीं होते हैं, घर में देख रहे हैं गाड़ी है, जैसे एक आदमी है दिल्ली के अंदर भी है, उसके घर के आगे एक ऑटो लगा हुआ है और बहुत सारी गाड़ियां, मतलब जो गाड़ी आप सोच सकते हैं सारे गाड़ियां। तो कोई आदमी देखता है तो ऑटो इसलिए लगा रखा है कि वो ऑटो से स्टार्ट किया था और बहुत सारा चीज, उसके बाद इतना सारा गाड़ी लेके आया। लेकिन कुछ समय बाद पता चला उस पर सीबीआई का केस है, उस पर इनकम टैक्स का भी है, फिर उसके बाद ये है रेड, उसको बीपी शुगर सब है, और उसके बाद वो पूरा संपत्ति दे भी देगा तभी कर्जा नहीं चुकेगा। तो आप भले ही थोड़े समय के लिए उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि भाई मामला जो है बेकार। इसीलिए प्रभावित मत होइएगा। आजकल अच्छे लोगों पे और अच्छे काम पे एफर्ट बहुत लगता है ना, तो इसलिए लोग जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। इधर जितना हल्का चीज होगा वहां भीड़ ज्यादा होगा, और वहां उतना ही आपको एफर्ट कम लगेगा। जितना कठिन रास्ता होगा उसमें कम लोग होंगे, और उतना ही जो है आपका जो है बहुत सारा जो मामला जो है निपटाना पड़ेगा। अगर इतिहास रचना है तो यही करना पड़ेगा। अब आसान रास्ता है एसएससी, रेलवे, जीडी, फीडी, तो भीड़ हमेशा ज्यादा होगा, मास हमेशा ज्यादा होगा। इसीलिए अगर जैसे किसी को पैसा कमाना है तो यहाँ पे कंपटीशन खोल के पैसा कमा सकता है। इसीलिए जो बिजनेस कर रहे हैं लोग यही बिजनेस कर रहे हैं, इसी में चल रहा है बिजनेस। और जहां भीड़ कम है वहां एफर्ट ज्यादा है, तो वहां पे जो है बहुत। आपको थोड़ा सा चीज बता रहा हूं क्योंकि आगे आएगा। बुद्धिज्म जानते हैं? बुद्धिज्म
तो बुद्धिज्म में मैंने जिनको बताया था, ठीक है, दो था, एक था महायान, एक था हीनयान, पढ़ाया था ना। जिनको नहीं पढ़ाया था वो यहाँ पे देख लो। तो महायान में जो है, ये महायान जो है बहुत आसान रास्ता अपनाया। ये जो है इतना आसान रास्ता अपनाया कि अधिकतर लोग जो है धर्म के आड़ में इन्होंने खूब शोषण किया है। मतलब आसान बिल्कुल एकदम, कि जो तुमको मन करे वही करो। और इसी महायान से निकला वज्रयान। और ये जो है ना, ये सब के सब ये आसान रास्ता अपनाए। बुद्ध का पूरा अपोजिट किया ये लोग। और जो हीनयान है, ये इतना कठिन रास्ता है, इतना कठिन फिलॉसफी है कि बहुत कम लोग इस पे रहे। और बुद्ध का फिलॉसफी यहां तक जो है हीनयान में ज्यादातर प्रभावित, ध्यान से समझना। वज्रयान लोग ऐसे हैं जिसके इसमें से निकले एक और लोग जो है सिद्ध वाले लोग। एक इसमें से निकले सिद्धनाथ, सुना होंगे, एक सिद्धनाथ गोरखनाथ जो आगे चल के। तो सिद्ध लोग, वो लोग सिद्ध बोलते हैं कि दुनिया का सारा भोग करने के बाद ये लोग अपने आप को सिद्ध प्राप्त करते हैं। तो ये लोग जो है पांच जो है मत्स्य, मछली, फिर मैथुन, जो सेक्स और सारा कुछ, ये लोग पूरा का पूरा, इनका नियम ऐसा है कि ये लोग पूरा का पूरा दुनिया का कर्म कुकर्म भोग कर तब सिद्ध होना चाहते हैं, हालांकि उसमें लिप्त नहीं होते हैं। उसमें का बहुत सारे लोग हैं। तो वहां पे क्या किया गया कि धर्म के आड़ में आसान था, भीड़ महायान में खूब चला गया और हीनयान में भीड़ बहुत कम रहा। और हीनयान में भीड़ कम हुआ, लेकिन आगे चलकर हीनयान जो है अपना अलग तरह से फिलॉसफी बुद्ध भगवान का कायम किया। देखो सोचो, बुद्ध भगवान कभी नहीं चाहते थे कि उनका मूर्ति बने, लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मूर्ति बुद्ध भगवान का ही बन गया। तो मतलब कहने का क्या है, आसान बात कि सर जो आसान रास्ता होगा ना, वहां पे भीड़ हमेशा ज्यादा होगा, पब्लिक मास हमेशा ज्यादा होगा। और वो रास्ता जब आसान हो और भीड़ ज्यादा हो तो वहां पे जाना नहीं है, ये तो बर्बाद होइएगा। सेम पाकिस्तान का काम है, ध्यान से समझना। पाकिस्तान का भी फिलॉसफी कुछ वैसा ही काम करता है। वो देखोगे ना पाकिस्तान, तो लगभग वो हर जगह पे जहां पे मास मूवमेंट और आसान रास्ता है उसको अख्तियार किया, जिसके कारण उसका फ्यूचर खराब हुआ। जैसे उसने आसान रास्ता क्या था, अमेरिका से जुड़ना, उसके लिए आसान था, पैसा मिल जाता इमीडिएट, तो जुड़ गया तो बर्बाद हो गया। हमारे लिए भी आसान रास्ता था, या तो अमेरिका से या किससे जुड़ना, रसिया से, लेकिन हमको पता था दोनों में से किसी एक से जुड़े इधर तो हमारा कल्चर समाप्त हो जाएगा और हमारे कल्चर पे अटैक, हमारा फिर देश के क्या गुलाम, यानी कि अंग्रेज से निकले और अंग्रेज से निकल के किसमें फंसे, या तो रसिया में या अमेरिका में फंसे। तो हमने कल्चर बचा लिया, इसलिए हम अभी हैं। पाकिस्तान कल्चर नहीं बचाया तो बर्बाद हो गया। तो ओवरऑल क्या सब सुन पा रहे हो, तो ध्यान से देखना। 1986 में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी कर लिया था और इंडिया को हर बात पे धमकी देना शुरू कर दी। इधर देखो, क्या सब सुन रहे हो। तो इंडिया को धमकी क्या देना शुरू किया कि भैया ऐसा है कि जो भी चीज, मैंने बोला ना कि जब आपके पास कोई स्ट्रांग लीडर हो जाता है, सुग्रीव और बाली का स्टोरी जानते ही है। जब सुग्रीव को लगा कि राम जी हमारे साथ हैं, तो जाके ललकारने लगा बाली को, गेट पे जाकर ललकारता था, हम है तो आओ, कायर कहाँ के। अच्छा, पहले बाली उसको इतना मार मारता था कि सरू आता नहीं था आपस में, लेकिन जब इसको पता था कि हमारे साथ राम जी हैं, तो जाकर ललकार रहा है। बाली भी थोड़ा देर के लिए समझ रहा था कि क्या हुआ है, इसको बड़ा हिम्मत आ गया है, क्योंकि सर वो आइडिया उसको भी तो लग ही रहा था कि क्या है क्या नहीं। तो सर उसी तरीके से जब किसी इंसान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए और वो भी कमजोर आदमी के पास, तो ज्यादा भो भी आएगा। मैंने बोला जिसके पास कभी पैसा नहीं है, उसके पास अगर 10,000 1 लाख आ जाए तो पूरा गांव का जमीन पूछेगा, नहीं पता आपको, क्योंकि जमीन बेचवा हुई तो बताइए लोगों। और उसके अकाउंट में मात्र रुपया कितना है, 10,000 है। तो ध्यान से देखिए, इसने डायरेक्टली धमकी देना शुरू कर दिया इंडिया को कि बस ये कुछ करे और हम बम मारे। तो सर एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रेस्ट टैग। तो इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, इसका नाम क्या है, ऑपरेशन ब्रेस्ट टैग, जिसमें हमने इंडियन आर्मी का लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो आर्मी है उसको एक छोर पे लग दिया, वेस्ट पे। ध्यान से देखना, 1.5 लाख आर्मी सैनिक जो है उसको राजस्थान में पावर प्रोजेक्शन के लिए युद्ध करवाया। राजस्थान यानी कि वेस्ट में, यानी कि अगर इंडिया ये रहा तो सर ये राजस्थान वाला हिस्सा इधर कौन सा, इधर हो गया ना पाकिस्तान। तो हमने पश्चिम पे इतने सारे आर्मी को वहां पे रखा, इधर देखो, ताकि पाकिस्तान को समझ में आ जाए कि हमारा जो है सैनिक और आर्मी क्या इंपॉर्टेंट है। बट पाकिस्तान भी एक अपना नया ऑपरेशन चलाया और उसने उसके बदले में ऑपरेशन फ्लाइंग हॉर्स लगाया और उसने अपना भी जो है आर्मी जो है वहां पे लगा दिया। समझ में आ रहा है। तो ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है, पावर का प्रोजेक्शन चल रहा है। सुन पा रहे हैं। अब आगे देखना, फिर 1987-88 का डेट याद रखो, जब यूएसएसआर रसिया से चला गया। कहां से चला गया, रसिया से क्या अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। क्या सुन पा रहे हो, ये बता चुका हूं। तो जैसे ही गया तो मैंने बोला 2 ग्रुप था ना मुजाहिदीन के अंदर, एक हो गया अलकायदा और एक जेनेवा एकॉर्ड के तहत जो हुआ, जो नॉर्दर्न अलायंस बन गया, 2 ग्रुप बन गया था, यस और नो। तो सर 2 ग्रुप बन गया। अब अलकायदा के अंदर यहां पर ध्यान देखना, पाकिस्तान ने लोअर अलकायदा को बोला कि आप पाकिस्तान के लड़के को ट्रेन करो ताकि जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया जा सके।
ध्यान से देखो इधर, पाकिस्तान ने भी कुछ अलकायदा के मेंबर को इस वजह से तैयार किया कि उनका जो है फायदा उठाया जा सके। सुन पा रहे हैं? अब देखो इधर, अब अलकायदा ग्रुप से 1000 लोग जुड़े हैं, 1000 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान ने पैसा दिया। और इधर देखो, आपको अगर याद हो तो मैंने क्या पढ़ाया था, इसने बोला पाकिस्तान ने अलकायदा ग्रुप को कि भाई तुम तो अमेरिका से कभी बदला ले नहीं पाओगे, अमेरिका मारेगा तुमको। ध्यान से समझना। और उसने सपोर्ट किसको किया था? नॉर्दर्न अलायंस को। लेकिन वो जानबूझकर भी ऑफिशियली ऐसा किया ताकि किसी को ये ना लगे कि वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। और उसमें से 10-20 आदमी को पैसा देकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था मेहमान मुजाहिदीन। क्या नाम रखा? मेहमान मुजाहिदीन, जिसका मात्र एक ही काम था, क्या? जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक करना। यानी कि अलकायदा के कुछ वैसे लोग जो पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे थे, वो लोग पैसा लेकर और तैयार हो गए इस बात के लिए कि हमको जम्मू कश्मीर पे अटैक करना है। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर यहां से आपको देखने को मिलेगा कि मेहमान मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। इसी के चलते अब जरा इस पेज को देखना ध्यान से एक बार, क्या लिखा हुआ है? 1990s में कश्मीर में एक ग्रुप आया और उस ग्रुप ने बहुत ही तहलका मचाया। देखो ऐसे भी हमारा जो समय था ना 1990 से, मतलब अगर हम 90 से लेकर अगर 2010 बात करें या 2013 तक 12 तक, तो बड़ा गजब का समय था। उस समय कभी बस जल जाता था, कभी एयरपोर्ट पे, कभी ट्रेन में आग लग गया, कभी कुछ हो गया। जो देखेंगे ना न्यूज, हालत खराब हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक जो मूवी है, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, उस मूवी में भी ठीक ठाक ओरिजिनल क्लिप दिखाया है न्यूज मीडिया का। हम हर दिन परेशान रहते थे भाई, हर दिन कुछ सैनिक मर जाते थे, हर दिन कभी बस स्टॉप पे कभी कुछ हो गया, रेलवे स्टॉप पे कुछ हो गया। तो खैर एक बार इसको जरा ध्यान से देखो, फिर हम पूरा का पूरा बताते हैं। पढ़ लेना तो बताना भैया। हो गया? चलो देख लो। तो पहला आराम से दिख रहा होगा, ध्यान से देख लेना। इसमें तो सब कुछ क्लियर है, क्योंकि पढ़ते जाओगे मजा आता जाएगा आपको। रिदम एक बार खटाखट निकालते हैं। देखो पहला बात, कश्मीर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे थे, ध्यान से समझना। कश्मीर में ऑर्गेनाइजेशंस के कारण हमने बहुत सारे इसको दबा भी दिया, इधर देखो। लेकिन एक कांड हुआ, जो गलती हुआ, जिसके कारण हमको कश्मीर का फिर खमियाजा भुगतना पड़ रहा था और आगे भी भुगतना पड़ा इतने सालों तक। 1987 में कश्मीर में इलेक्शन हुआ। कब हो रहा है? 87 में। और अभी 87 में हम अफगानिस्तान जो है में बिजी हैं, मतलब हम रसिया के साथ हैं। हम बिजी नहीं, लेकिन हम ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं। अरे है ना? और तब तक इधर जब 2 इलेक्शन हुआ तो इसमें 2 पार्टी है, एक एनसी दिख रहा है आपको और प्लस आईएनसी, नेशनल कांग्रेस और ये आईएनसी। ध्यान समझना, इन दोनों ने साथ मिलकर ज्वाइंट इलेक्शन लड़ा। और एक दूसरा पार्टी था जो कि था इस्लामिस्ट पार्टी, जो एमयूएफ था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जो वहां का रीजनल पार्टी था। कहां का? कश्मीर का। क्या सुन पा रहे हो? दोनों में इलेक्शन हुआ। इस समय तक एनसी प्लस आईएनसी की पॉपुलैरिटी लगभग नीचे आ गई थी। इसलिए उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि कांग्रेस इतने सालों से राज कर रहा था और धीरे धीरे हर किसी के मन में आ गया था कि अब कितने सालों तक। और दूसरी बात, जो सिचुएशन था मारपीट का, जो करप्शन की चीजें थी, ये लोग पे धीरे धीरे हावी होना शुरू हो गया था। ध्यान से समझना। तो पॉपुलैरिटी थोड़ी डाउन हो गई, तो एमयूएफ को सपोर्ट मिल रहा था, बट एनसी प्लस आईएनसी जीत गया कि इलेक्शन में चीटिंग किया गया। ध्यान से समझना, रिजल्ट के अकॉर्डिंग जीता कौन था? एमयूएफ। लेकिन इधर जैसे बिहार में अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन हुआ इस बार का, जो इस बार का इलेक्शन हुआ था ना, अब इस बार के इलेक्शन में कहीं 1 सीट से हार रहा है, कहीं 2 वोट से हार रहा है, कहीं 3 से हार रहा है। आरजेडी वाला परेशान हो गया कि क्या हो रहा है। तो सर चाहते नहीं चाहते हुए भी
फोन तो देखो पावर में जो है उसका मैटर तो करता ही है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर लोकसभा में और स्टेट इलेक्शंस में अगर कोई 2-2 वोट से हारे, 3-3 वोट से हारे, तो सवाल निशान थोड़ा खड़ा तो होता है। तो आता है ऐसा कि कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी तीर छाप ने लालटेन में आर पार कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? लालटेन साहब समझ गए, तीर समझ गए। तो लॉजिक क्या है कि मामला इस तरीके से जो है, इस तरीके से हुआ कि बाद में चीटिंग हुआ, और चीटिंग हुआ तो एमयूएफ को ये बात समझ में आ गया कि भाई हम जीते हुए थे लेकिन मामला जो है बेकार हुआ। लेकिन ये देखो, फिर भी उसके बावजूद भी अनऑफिशियली बात हम कर सकते हैं, ऑफिशियली हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली जीता कौन है? एनसी प्लस आईएनसी। और भैया हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जो है विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमको यहां जाके बोलना है। हमने सिंपल सा पढ़ना है, ये हम बाद में बोले आईएएस बनने के बाद जो विरोध करना है। इधर देखिए, तो सर एमयूएफ को काफी बुरा लगा एंड वो पाकिस्तान चला गया हेल्प लेने। ध्यान से समझिएगा, कहां गया? पाकिस्तान। उसके पास और कोई नहीं मिला। और इंसान जब बहुत गुस्से में रहता है ना, उसको खुद पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उस समय चाहे कोई हो, बर्बाद करने के कगार पे ही रहेगा। हर किसी का गुस्सा एक समय जरूर आता है। मैंने बार बोला, जिससे मैं लगता है कि जो है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे घर में मेरा बाप है, वो एक खास एज में होता है। मैंने बताया भी था कि 0 से 10 प्यारा, 10 से 15 साल में वैसे होता है, 15 से 20 साल में बाप जो है बड़ा दुश्मन रहता है कि जो भाई जबलेबान कुछ ना करे दी हमरा के। और उसके बाद फिर जैसे आप 30 प्लस उधर जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तब एहसास होता है कि सही कह रहा था वो, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके बाद आपको एहसास होता है। तो कुछ वैसा ही सीन यहाँ है। आप विरोध में इतना काम कर लेते हैं, और आप चले गए पाकिस्तान, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसके वजह से आपका भी नुकसान होगा और भारत का तो होगा ही होगा। इधर देखिए, जैसे ही पाकिस्तान गया, आप मुझे बात बताओ, पाकिस्तान वेलकम करेगा कि करेगा? भाई वो तो बैठा हुआ है कि तुम आओ ना, हथियार चाहिए, ये लो। कहां से मिल रहा है? यूएसए से मिल रहा है। तो सही देखना, वो पाकिस्तान चला गया हेल्प लेने, देन पाकिस्तान एग्रीड, पूछा भी नहीं क्यों आए हो, क्या है भाई, बंदूक लो मारो, एग्रीड। एंड नाउ उनको अपने मुजाहिदीन के साथ ट्रेन करने लगा। इसलिए 1990 से काफी टेररिज्म बढ़ गया। अब सोचो, और एक ऑपरेशन टोपैक के अंडर एमयूएफ को पाक ने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। ऑपरेशन टोपैक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है। ध्यान से देखो, आप कितना भी मजबूत हो ना, मतलब बाहर का कोई भी आदमी कितना भी मजबूत हो, अगर आपके घर में कुछ सब ठीक है तो कोई आदमी आपको हिला नहीं पाएगा। लेकिन आपको हिलाना बहुत आसान है अगर आपके घर में नहीं बन रहा है। तो ये जो ग्रुप आदमी है एमयूएफ वाला, क्यों इसको तोड़ पाए? क्योंकि सर ये लोग खुद जाकर मिले थे पाकिस्तानी ग्रुप से, यस और नो? अगर ये नहीं मिले रहते तो ऑपरेशंस इतना सक्सेसफुली इंडिया में नहीं चल रहा होता। लेकिन जब हमारे लोग ही जाकर मिल गए तो सर कांड तो होना ही था। और इसलिए 1990 के बाद हमारे यहां बमबारी बढ़ गया, जो कि पहले नहीं था। पहले भी पाकिस्तान तो एक्टिव ही था, यस और नो? पहले पाकिस्तान एक्टिव था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे लोग सर हमारे यहाँ थे, सपोर्ट हमें कर रहे थे। अब जैसे यहाँ का लोग गया, इधर देखो, तो यहाँ गलती किसका ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इलेक्शंस में कुछ वैसे 3-5 हुए, लेकिन उसके कारण ऐसा तो है नहीं कि अगर बाप ने कुछ डांट दिया तो बाप को गोली ही मार दोगे, वैसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी चढ़ा बढ़ा दिए गए। आगे देखिए, इसलिए ड्यू टू द कश्मीर इंतिफादा, इंतिफादा मतलब होता है अपराइजिंग, तो सर उसका मतलब है कि वायलेंस बढ़ना या फिर कुछ ऐसी चीजें बढ़ना जो विरोध हो भारत का। और वहां पे वायलेंस काफी बढ़ गया। एंड रॉ को यहाँ पे जब ये बात पता चला था, बट हम उसको थोड़ा बहुत, ये ध्यान समझना, रोल तक कंट्रोल कर पाए थोड़ा बहुत। अदरवाइज 1998 में एनडब्ल्यूटी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना था। देखो, आप अगर मूवी देखोगे, एक और मूवी चूंकि हर मूवी पे है बना हुआ है, मानू द स्टोरी ऑफ पोखरन, तो उसमें एक जगह है बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा होता है, और बोलता है डिफेंस से कि सर आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करिए कि लगे कि वार हो रहा है, और हम उसके आड़ में अपना टेस्ट कर लेंगे। और उस समय वो डांटता भी है उसको, तो बोलता है कि तुमको क्या लगता है मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूं? तो बोलता है यस सर, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका अपने जो है नजर उधर ही घुमा के ले जाएगा। तो हम उस तरह से सिचुएशन क्रिएट करें। हमने जानबूझकर ये सिचुएशन क्रिएट भी इस तरीके से कुछ किया। इधर ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन हमने और ज्यादा बढ़ा दिया मास स्केल पे कि हमारे यहाँ ये अटैक हो रहा है, हमारे यहाँ वो, बहुत ज्यादा, ताकि पूरा का पूरा इंडिया पाकिस्तान का वो चले। और उसके आड़ में 1998 में हम अपना ट्रायल भी कर ले। किस चीज का? न्यूक्लियर वेपन का। क्योंकि हमको पता था कि पाकिस्तान का सच में अब कोई भरोसा नहीं हो, कभी भी मार देगा, क्योंकि सर कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी थोड़ी ना ज्यादा ध्यान देखेगा। इधर तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कश्मीर में वायलेंस या पूरे इंडिया में वायलेंस बढ़ने का एक कारण ये भी था कि अगर ये इलेक्शंस में थोड़ा सा चीटिंग नहीं हुआ रहता तो ये लोग पाकिस्तान से मिलते नहीं, और पाकिस्तान से मिलते नहीं तो शायद इतना वायलेंस नहीं बढ़ता। लेकिन फिर भी जो हुआ सो हुआ। अब इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंडिया ने 1998 में जो है अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया, एंड पाकिस्तान ऑल्सो पहले से तो था ही, हमसे पहले पाकिस्तान ने किया हुआ है, ध्यान से समझना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी भी फाइनल स्टेज पे नहीं गया है।
पाकिस्तान को थोड़ा सा फेवरेबल मैंने क्यों बोला मिल गया, क्योंकि अमेरिका ने उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया और हमको सर हम पे तो यही मतलब लगा हुआ है यार। और कितना अच्छा दिखाया है स्टोरी ऑफ पोखरण मूवी में कि कैसे जाकर देखना है तो कैसे रोकने के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं और हम उससे बचने के लिए क्या क्या चीजें किए हैं। सोचो राजस्थान के अंदर हो रहा है अगर, और वहां पे रेत पे चूंकि गाड़ियों का निशान भी बन जाते हैं, उस निशान को मिटाने के लिए गाड़ी के बाद जो पीछे हेंगा टाइप लगाया हुआ है कि गाड़ी आगे चल रहा है और पीछे से हेंगा बराबर करते चल रहा है ताकि गाड़ी का निशान से पता ना लगाया जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इतने लेवल पे काम किया गया है। साइंटिस्ट लोग कितने 4 5 6 7 दिनों तक तो एक एक घंटा या आधा घंटा सो के काम किए हैं। तो लॉजिक ये है कि बहुत सारा सेक्रीफाइस हुआ है तब जगह 1998 का जो है वेपन टेस्ट हुआ। अच्छा इधर देखो, जैसे ही न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ तो पाकिस्तान को समझ में आ गया था 2 3 बात कि इंडिया अब कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान और यूएस से मिलकर रोकना चाह रहा था। अब मुझे बात बताओ, पाकिस्तान हमसे मिलिट्री में लड़ा पिटाया, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट में हम भी उसके बाप बन गए, अब उसके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं, तो अब क्या करेगा, तो हमारे जनता को टॉर्चर करना शुरू करेगा। अब हमारे यहाँ जो पॉइंट है वो देखेगा कि युवा को गेम में फंसाओ, युवा को वीडियो में फंसाओ, युवा को रील्स में फंसाओ, ये सारा कुछ ट्रैप है। अगर आप वर्ल्ड का सर्वे रिकॉर्ड देखेंगे तो रील्स एंड ऑल का वर्ल्ड वाइड जो देखेंगे जाकर अमेरिका या और सारे कंट्रीज में बहुत ही कम वहां पे चांसेस है, बहुत ही रेयर है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा ट्रैप है, बड़ा मार्केट है जिसमें लगभग सारे युवा की एनर्जी खत्म हो रहा है। और इस वजह से मैंने बोला आपकी एनर्जी को बहुत चैनलाइज किया जा रहा है जो आपको पता तक नहीं है। ये सिर्फ एक वार नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये किसी कंट्री का गुलामी का सबसे बड़ा अटैक है। तो आजकल साइबर वार ये सब ज्यादा है। आजकल कोई डायरेक्टली आपको नहीं मारेगा, आजकल कोई भी आदमी डायरेक्टली आपको नहीं मारेगा, कोई कंट्री भी आपको डायरेक्टली नहीं मारेगा, वो दो ही तरीके से मारेगा, आपके कल्चर को, आपके एनर्जी को चैनलाइज करके। कुछ वैसे वैसे आप देखेंगे ना, पहले जितना एड्स आपको नहीं मिलता था, आप एक रील्स देख लीजिए, वो रील्स का पूरा उसी टाइप का इतने सारे बेहतरीन बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे कि आप देखते कंटिन्यूअस चले जाएंगे। पहले आपके पास कम डिस्टर्बेंस था, इसीलिए आजकल आईएएस क्यों कम बन जाएंगे, क्योंकि सर आईएएस बनना, मैं सच बोलूं तो आजकल आसान है पहले के तुलना में। जो कि हम अब आप बोलेंगे कि कैसे, आजकल डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि 100 में 90% तो डिस्ट्रैक्शन में ही रखा हुआ है। और अगर आप डिस्ट्रैक्शन खाली बचा लिया आईएएस बन गए तो आज कंपटीशन ज्यादा क्या है, कंपटीशन कम है, क्योंकि 90% लोग डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। इसीलिए जब मैं बार बोलता हूं कि जब पढ़ रहे हैं तो फोन को फ्लाइट मोड में डाल के कहीं साइड में डाल दीजिए और देखिए उस दिन कितना मजा आएगा। 15-20 दिन तक आपको तकलीफ होगा, उसके बाद जो है चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन आज देख लीजिए 100 में 90% लोग डिस्ट्रैक्शंस मोबाइल के कारण है और उसके कारण जो है आईएएस नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो आजकल आपके लिए चैलेंज जो है क्या है, आसान है, आप आईएएस जल्दी बन सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में 100 में 90 लोग उधर बिजी है। अब आप भी उसमें कहें तो सर मामला बेकार है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, इजी है आजकल आईएएस बनना कंपैरेटिवली पहले का। क्यों, पहले सर घंटे घंटे मेहनत करता था सब, और ज्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे, कुछ थे नहीं, खूब रगड़ के मेहनत भी करता था, पूरा रटिए लेता था। 2-2 ऑप्शनल कोई रट ले, मजाक की बात थोड़ी ना है, 2-2 ऑप्शनल रट लिया, पहले 2-2 ऑप्शनल होता था। तो सर लॉजिक है कि 2-2 ऑप्शनल 3-3 ऑप्शनल रट के बैठा हुआ है। आजकल क्या है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, फ्री टाइम है लेकिन टाइम नहीं है, बैठेगा जब भी पूछेगा काम है तो नहीं, तो क्या कर रहे हैं, तो रील्स देख रहा है। आप देखिएगा अगर एक मैकेनिक को देखिए, चाहे नॉर्मल किसी को या दुकानदार को, क्या कर रहा है, ऐसे सामान दे रहा है आपको, ली देख रहा है, ली साबुन दा होने से एक बार देख लिया, उठा के ली, वो पैसा दिया कि नहीं दिया इसको थोड़ा वो भी कभी कभी ध्यान में नहीं आता है, थोड़ी देर बाद ध्यान में आता है, तब तो वो भी चल गया रहता है। बहुत सारा कांड है। तो लॉजिक ये है कि सर वहां पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अब ऑप्शन है कि आप आइए जल्दी बन सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच जाइए, मामला आसान हो जाएगा। देखो एक शब्द है जिहाद, और इस शब्द जिहाद सिंपल मीनिंग है, देखो जिहाद के लिए, जिहाद का मीनिंग होता है बहुत, देखो जिहाद बहुत प्यारा मीनिंग है, लेकिन जिहाद को नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि भाई विरोध करना है किसी तरीके से, और विरोध करना है, अटैक करना है, मारना है। ध्यान से समझिएगा, जिहाद सब है उस समय जब मैंने बोला बहुत पीछे का स्टोरी है, जिसमें ऑलरेडी जब लड़ाई लड़ रहे थे और बहुत ही पैगंबर और गुरु, तो उन लोगों ने जिहाद लड़ा था कि जब इन महिलाओं के साथ या जब किसी के साथ इस तरीके का बहुत बदसलूकी हो, बेकार चीज हो, तब जिहाद करना चाहिए। यहाँ जिहाद फ्री में हो जाता है। यहाँ जिहाद क्या हो जाता है कि सर आपने जो है क्या बोलते हैं, एक ये ड्रेस नहीं पहना, आपने ये मेहंदी लगा लिया तो जिहाद कर दें और ये कर दें। तो यहाँ जिहाद का मीनिंग सिंपल क्या है कि बस एक ही काम करना है कि किसी तरीके से इंडिया का विरोध हो और तगड़ा विरोध करके हम जो है मास रिवॉल्यूशंस पे डिस्टर्ब करें। आ गया ना, जरा ये वाला पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, अटल जी वाला, क्योंकि अटल जी जो है कांड बहुत अच्छा अच्छा किए हैं पाकिस्तान में। थोड़ा मत जागे रहो, पढ़ो जरा इसे, पढ़ो पढ़ो फटाफट।
हो गया, पढ़ लिए? चलो देखो इधर ध्यान से, हो गया? पढ़े? समझ आया तो ठीक, नहीं तो हमें ही। पहला पॉइंट अटल जी बहुत सारे स्टेप लिए शांति समझौता के लिए। ये डेट जरा ऑब्जर्व करना, कौन सा डेट है? 1999, तो एकदम करीब आ चुके हैं, ठीक है। 1999 में आ चुके हैं। और इसमें एक है सबसे पहला सीबीएम, बस वहां ध्यान से देखते हैं। सीबीएम क्या है? तो सीबीएम जो है इसका फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म? सर यहां पे आपको मिल जाएगा, देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। मतलब कुछ वैसा काम करते हैं, कुछ वैसा स्टेप लेते हैं जिससे दोनों कंट्री के लिए फायदा हो, उसको भी कॉन्फिडेंस आए कि हम मदद कर रहे हैं, इसको भी कॉन्फिडेंस है कि हम मदद कर रहे हैं। क्या सुन पा रहे हैं? तो इसके अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था बस डिप्लोमेसी। बस डिप्लोमेसी। और सर याद करो, चाइना ने भी डिप्लोमेसी खेला था। चाइना ने टूरिस्ट बस चलाया था, ध्यान से समझना, और वहां से टूरिस्ट लोग को भेज के बिजनेस कैसे करता था वो मैंने बताया था, ध्यान से देखना है। बस डिप्लोमेसी में बोला गया कि अमृतसर से लाहौर तक बस सर्विस स्टार्ट होगा। अमृतसर से कहां तक? एक मूवी है बहुत पुराना, वीर जारा, सुना होंगे ना, वीर जारा जो है अच्छी मूवी है, तो उसमें देखेंगे, हाँ तो पता ही है आप लोग को, तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज दिखाया है। तो उसमें बस का डिप्लोमेसी भी इसी टाइप का दिखाया है, अमृतसर टू लाहौर वाला। और वहां पे कुछ बातें ऐसे बोलता है जो आपको ध्यान में रखने पे उसके नियम कानून पर पता चलेगा। देखो कोई मूवी बनाना इतना आसान नहीं होता है, समझ में आ रहा है? जो लग जाता है हम लोग 2 घंटा 3 घंटा जाके पर्दे पे देख के आ जाते हैं, उसमें जितना मेहनत है, आप सोचिए ना कि अगर कोई मूवी बनाने में मिनिमम नहीं भी तो 1 साल 1.5 साल अगर लग रहा है ठीक ठाक मूवी, तो सर 1 से 1.5 साल तक प्लानिंग है, उसका पूरा प्रोसेसिंग है, पूरा नॉलेज है, तब जाकर मूवी बनता है। और एक एक्टर कभी भी ऐसा नहीं होता, सबको लगता है कहा भाई मैं चल के एक्टिंग कर ले होगा, निरहुआ नहीं है कि जाके कुछ बोल देगा तो चल देगा। आप समझ में आ रहे हैं? खेसरिया नहीं है। तो लॉजिक है कि इन लोगों को खुद पता नहीं होता क्या बोला नहीं बोल रहा। मैंने क्या बोला? भीड़ ज्यादा क्यों है इसमें? क्योंकि जो चीजें हल्कापन है उसमें भीड़ हमेशा ज्यादा होगा, मास हमेशा होगा। अब जैसी गजल समझना होगा, अधिकतर लोग नहीं सुनेंगे, गजल नहीं सुन पाएंगे, उनके बस का ही बात नहीं है। अब मूवी जब आएगा ना, नील बटे सन्नाटा टाइप मूवी या द लंच बॉक्स टाइप मूवी, अब बड़े बड़े मूवीज, तो उनमें ज्यादा कुछ नहीं बैनर होगा, उनमें भीड़ भी नहीं होगी। लेकिन आप देख लीजिए, जो जितना भी सर बेकार बेकार का फिल्म होगा उसमें भीड़ खूब होगा। जो बढ़िया मूवी होगा उसमें तो हॉल वाला बोलेगा कि आप आइए ना, हम तभी चला देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, खाली है पूरा। ऐसा में भीड़ नहीं मिलेगा। तो जो हल्कापन होगा, कंसर्ट का भी ले लीजिए, जिसका जैसे टोनी कक्कर, काला काला कुर्ता पजामा, काला काला 20 बार हाई लगा, कांटा 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 लगाते लगाते 15-20 मिनट तक निकाल दिया, उसमें भीड़ खूब ज्यादा होगा। जितना भी हल्का चीज है उसमें हमेशा भीड़ होगा। अब जो शादी में बजता है जो पी 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 करके, पता है ना, शहनाई जो बनता है, सर आप चूंकि उस लेवल पे है ही नहीं कि आप समझ पाए। अब बुद्ध भगवान के पास कोई आता है पान खाते खाते, बिहारी टाइप मान लीजिए या यूपी टाइप, आगे पूछता है कि ये आत्मा कहाँ है बताइए। अब बुद्ध भगवान हंस रहे हैं, वो सोचे कि बेचारे तुम्हारा औकात है नहीं, तुम हम क्या ही बताए, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। वो सोचे पहले खुपचा में लेके 3-4 को दे इसको, लेकिन फिर सोचे कि भाई अच्छा नहीं लगेगा उस तरीके से। तो बुद्ध भगवान बार बार स्माइल करते थे, ध्यान समझना, मजाक में भले बोलना कैसा ही है, इसलिए स्माइलिंग बुद्धा बहुत फेमस है। स्माइलिंग बुद्धा हमारा ऑपरेशन भी चला उसी पे। तो बुद्ध भगवान अधिकतर जगहों पे स्माइल करते पाए गए हैं। उनका स्माइल सबसे पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि वो जानते थे कि आदमी समझ ही नहीं पाएगा, इसको क्या बता पाएंगे, इसका औकात ही नहीं समझने वाला। तो सर अधिकतर उसके बाद सब समझ जाता था कि अच्छा हंस दिया, इसका मतलब ये है कि जो है मामला उसको दे दो, भी समझ जाता, अच्छा ठीक है हम नहीं पूछेंगे, अब चले जाएंगे। अभी के समय में मान लीजिए क्या अभी तो इस बात का ना, इस बात का क्या प्रॉब्लम है, कभी मान लीजिए आप हमसे क्वेश्चन पूछे, हम हंस रहे हैं, तो अभी तो ये भी आइडिया लगेगा कि आता है कि नहीं आता है। और उस समय बुद्ध भगवान के स्माइल क्या है, सबको पता है कि बहुत ज्ञानी आदमी है, A to Z आदमी को पता है कि इसको पता है, लेकिन ये हंस रहा है, ये बताना नहीं चाहता है क्योंकि उसका औकात नहीं है। तो जाकिर हुसैन का सहनाई आपको इसलिए बेकार लगता है क्योंकि आपका औकात उस लेवल का नहीं है म्यूजिक में। आपको फूहड़ गाने पसंद आते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर उस तरीके का उनका नहीं रहता तो उनको इतना अवार्ड कहां मिलता। इसलिए बहुत से बोलता नहीं है कि हमको पीपी पसंद नहीं आता है, लेकिन सर फिर भी बजता है, तो फिर भी बजता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लॉजिक क्या है कि ये भी तो सबसे बड़ा समस्या है ना, कि हम जिसको समझा रहे हैं, अगर आप आपको समझा रहे हैं और आपका लेवल ही उस लेवल का समझने का नहीं है तो फिर दिक्कत है।
तब तो आप सामने वाले को ही बोल के आओगे। और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपना लेवल बढ़ाएगा नहीं, बल्कि डायरेक्टली आपको क्या रिजेक्ट कर देगा कि इसका कोई कुछ भी नहीं है ये। तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसीलिए एक सदगुरु के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कैसे बोले कि भगवान को देखा है, वो वाकई देखा है। इनलाइटनमेंट मिला, निर्वाणा मिला, बुद्ध भगवान को मिला, महावीर को मिला, 25 साल तक 12 साल तक तपस्या करते रह गए। तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही होगी। लेकिन वो कैसे समझा पाए किसी को कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनके बराबर कोई कहां है, बाकी सब तो नॉर्मल है ना, उनको कैसे बताए। अब जैसे कोई बोलेगा कि हमको राम जी दिखे हैं, तो सर उसको ले जाता है रिसर्च करने, और किडनी फाड़ के देख रहा है कि राम जी किधर है, तो कोई आदमी बोलेगा ही नहीं क्या राम जी देखे। तो लॉजिक क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इधर ध्यान से बचना, कि कोई आदमी अगर समझाए तो उस स्तर पे आके समझे, तब जाकर मजा आता है। अब इधर क्या है, ये तो चला ही रहे बस डिप्लोमेसी, लेकिन पाकिस्तान का नेचर, नियत ही इतना नीचे है कि आप उसको बड़ा दिखाएं। हाँ बता, हम आपको बनाना चाह रहे हैं आईएएस, और फिर भी आप करें ना सर रेलवे के, तो सर वो फिर आपका जो है उसी लेवल पे कांड रह जाएगा। तो लॉजिक क्या है, आपको अपना स्तर उठाना पड़ेगा तो काम आसान होगा, टिक गए तो मामला हो गया। तो जाकर ये देखना, जैसे ये बस चलाए, पाकिस्तान पहले लगा क्या क्या बोल रहा है कि जरूर इसमें कुछ काला है। अब बताइए, अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं और उसमें जब कोई ये बोले कि जरूर इसमें दाल में कुछ काला है, तो आपका क्या है, नेगेटिविटी दर्शाता है। इधर फिर बाद में उसको भरोसा देने के लिए मीनारे पाकिस्तान पर जाके खुद बोले कि हम पाकिस्तान को मानते हैं कि वो अलग एक कंट्री है, ताकि पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि सर जवाहरलाल नेहरू 1950 में पहले बोल दिए थे क्या कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा पाकिस्तान किससे मिल जाएगा, भारत से। अब बोल के तब आए, अब सर ये जाकर क्लेरिफाई किए नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन सर ये भी बोले थे, लेकिन थोड़ा दूसरे तरह से बोले थे। तो इंडिया बिलीव्स दैट यू आर ए स्टेट, ए कंट्री, बट फिर भी पाकिस्तान का बात मतलब जो है नहीं माना, मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ। आगे आना नेक्स्ट, इसका मतलब एक कांड हुआ 1994 में, इंडिया पाकिस्तान हैड एग्रीमेंट, और ये जो है नॉर्थ एलओसी पे हुआ था, क्योंकि दैट जो है एरिया गेट्स फ्रीज सो आवर ट्रूप्स। इधर देखो, अब नवंबर दिसंबर में बर्फीले एरिया में पूरा का पूरा बर्फ जम जाता है कि किसी सैनिक के लिए रहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट के तहत बोला कि दिसंबर से फरवरी तक सभी का सभी पाकिस्तान का आर्मी पीछे चला जाएगा और इंडिया का आर्मी पीछे चला जाएगा। फिर जब वह नॉर्मल मौसम हो जाएगा तो मार्च से फिर आ जाएंगे। क्या सुन पा रहे हैं ध्यान से, ये दोनों में एग्रीमेंट हो गया। लेकिन आगे देखना, जैसी एग्रीमेंट हुआ इधर 1998 में दिसंबर में इंडियन सोल्जर तो पीछे आ गए, लेकिन हमारे जो है भाई लोग, ये लोग जो है 1999 में जब इंडियन सेना वहां गई तो देखा कि ये लोग पूरा का पूरा बंकर उंकर बना के मस्त बैठा हुआ है इंडिया के एरिया में। अब सर आप बताइए, इस एग्रीमेंट के कारण यहां देखना, ये जो सेक्टर था इसको बोलते हैं कारगिल द्रास सेक्टर, और कारगिल द्रास सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें इंडिया का एरियाज है, और यहाँ पे दोनों में सहमति है कि कोई भी एक दूसरे के एरिया पे कैप्चर नहीं करेगा, और दिसंबर से फरवरी दोनों आदमी पीछे चले जाएंगे। अरे क्या सुन रहे हैं, तो इधर देखना, जब इंडिया देखा तो दिमाग तो गर्म हुआ। अच्छा मैं बार बार नहीं बोलता हूं, आप घर के बाहर गए, गांव छोड़ के आए तो देखिए आपके घर में कोई और बैठा हुआ है, ताला मार के गए तो ताला वाला तूर के आराम से बैठ के खा रहा है सब। अरे बहुत सारे गांव में से स्थिति होता है, आप गए तब तक आपका जमीन कोई और जोत रहा है, घर में कोई और रह रहा है, गन्ना कोई और खा रहा है, आप शहर में कमा रहे हैं। तो सही से देखिएगा ध्यान से, जैसे आप आए तो आपने क्या देखा कि भैया कारगिल द्रास सेक्टर में कोई और बैठा हुआ है, तो हमने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑपरेशन सफेद सागर, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान फिर रहा, पहले भी बाद में भी। बाद में स्टार्ट किया गया और उसको खत्म किया गया। हमने एलओसी को बिना क्रॉस किए जाकर पाकिस्तान को मतलब घर में घुस के मारा। मतलब ना तो हमने उसके सोवरेनिटी को चैलेंज किया, ना हमने एलओसी को काउंटर किया, क्योंकि हमको पता था कि पाकिस्तान जो है खाली क्या चीज का धमकी देता है कि भैया बम मार देंगे। तो ओवरऑल मैंने फिर से बोला, ध्यान से समझिएगा, दो एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट सफेद सागर क्यों हुआ, क्योंकि पहले से जो एग्रीमेंट था कि दिसंबर से कब तक, दिसंबर से फरवरी तक चूंकि कोई भी आर्मी जो है दोनों का अपना पीछे रहेगा, कोई भी आदमी उस एरिया में नहीं रहेगा क्लाइमेट के कारण, तो इस वजह से हुआ है। क्या सुन पा रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट, ये वाला आएंगे 1999। भैया जगह रहना, सोना मत, नहीं तो हम ऐसे भी मैं खत्म ही कर दूंगा, उसके बाद आप बोलोगे नहीं समझ में आया तो आपकी जिम्मेदारी। 1999 ऑपरेशन सफेद सागर इन विच मिलिट्री प्लस पावर दोनों यूज किया गया, और यहां पे बंकर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और आगे कुछ ऐसे ही मुजाहिदीन थे जिनको पाकिस्तान ट्रेनिंग दिया था, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही लश्कर को आगे कर देता था। याद है, वो जानबूझकर अपना ग्रुप से अपनी आर्मी नहीं भेजता था, बल्कि कुछ वैसे लोगों को भेजता था जिससे पता न चले कि पाकिस्तान क्या है, लेकिन सब पता चल ही जाता था। अब एक बार इसको पढ़ो फिर हम पूरा समझाते हैं। पूरा पढ़ना तेजी में, आप पढ़ने के बाद मैं पूछूंगा, समझ में आ गया होगा तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
पढ़िए। टेंटाई समझ में आया क्या होता है? टेंटाई यही होता है, टेंटाई जो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि इसको मौका चाहिए न्यूक्लियर बम गिराने का, तो जानबूझकर दिसंबर से फरवरी में बंकर बना लिया, क्योंकि अब टेंटाई इसके पास कुछ था ही नहीं। उसको पता था कि ज्यादा टेंटाई कर रहा है तो पीट देता है कस के, तो कुछ वैसा टेंटाई चाहिए कि बस अच्छा देखो, टेंटाई खोजा भी तो कैसे जगह पे खोजा? ऐसे जगह पे जहां पे एलओसी बिल्कुल करीब है, और जैसी एलओसी जहां क्रॉस किया मारता, और पूरे वर्ल्ड को जस्टिफाई करता पाकिस्तान कि एलओसी क्रॉस किया है और हमने जो है इंडिया को उसकी औकात दिखा दी है। लेकिन सर पूरा आदेश इधर था कि मारना है लेकिन एलओसी क्रॉस नहीं करना है, हमने मौका ही नहीं दिया। उसको शायद भूल जाता है बार बार कि बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। अच्छा ऐसा एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे हैं। ये तो हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ पे जो है कुछ पॉपुलर हो गया। इसके अलावा कितने सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जो हिडन है, जो कभी न्यूज में आए भी नहीं है ना कभी आएंगे। तो लॉजिक क्या है, इधर ध्यान से देखना। ऑपरेशन सफेद सागर के बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए जिसमें हम पाकिस्तान को कोई भी मौका नहीं दिया। इधर आप देखो ना, आपके एरिया में आकर बंकर बना लेना, ये टेंटाई नहीं है तो और क्या है? जब अग्रीमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो जानबूझ के आप टेंटाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि टेंटाई करेंगे इंडिया आएगा और हम उसके बाद उसका बैंड बजा देंगे। लेकिन सर बैंड बजाया जो है हम नहीं है। नेक्स्ट ये वाला देखना, और इसको ना पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लो तब आगे चलेंगे। पढ़ो जरा ध्यान से, क्योंकि इतना आसान है कि आपको इसमें एफर्ट नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत 11:30 तक खत्म कर देना है। एक होमवर्क दे रहा हूं आज, वो होमवर्क को चलो आज एक वीडियो चला देते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री वाला। और इसके बाद हो गया, देख लिए? फिर भेज देंगे, आप ग्रुप में देख लेना। तो इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी है, और ये चूंकि जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो है हम मनमोहन सिंह की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और मनमोहन सिंह को हल्के में मत लीजिएगा। मैंने बोला आपको कल भी कि हर प्राइम मिनिस्टर अपने लेवल पे अच्छा काम किया है ना। तो पहले छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला था ना, चलिए। तो सर मार के हम उसका जो है कीमा बना दिए, और ऑपरेशन सफेद सागर सक्सेसफुल रहा कि फेलियर रहा? सक्सेसफुल रहा। अब आप मुझे बताओ, अभी जितना हम पढ़े हैं पाकिस्तान कहीं जीता है? फिर बार बार कई क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेडल इतना क्यों लगाता है, समझ में नहीं आता है। उसका सेना सब इतना मेडल यहां से यहां लगा लेता है, कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं, कहीं हो सकता है वो कि जो है कितना मुर्गा मारा है उसके बिहाफ पे कहीं अगर लगा ले तो लगा ले। खैर आते हैं। मई 99 कारगिल जो है हमने कारगिल द्रास सेक्टर पे अपना बंकर जो है खाली करवा लिया। सुन पा रहे ध्यान से? देखो इधर, दिसंबर 1999 में पाकिस्तान ने एक और नया चाल चला, और इसमें उन्होंने एक प्लेन है IC-814 हाईजैक किया। हेडिंग डालो, ये वाला हेडिंग डालो, होमवर्क में करना है। IC-814 हाईजैक का स्टोरी आपको देखना है, और एक बार भेज दीजिएगा उसमें से भेज, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है। IC-814 हाईजैक, ये इसके बारे में आपको जानना है, क्योंकि ये बहुत मजेदार तरीके से किया गया था, और कुछ इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो हम रसिया के साथ इंडिया अफगानिस्तान में जब था तो बहुत ऐसे लोगों को जो साथ दे रहा था, उसमें से भी कुछ लोग थे जो साथ दिए थे। तो थोड़ा सा देखना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें एक नाम है अजहर मसूद, दिख रहा है? अब सर मजा जो अजहर मसूद है, ये ISI का जो है हेल्प लेकर इन्होंने बहुत सारे कुछ काम किए। और इसमें एक है जैसल मोहम्मद। जैसल मोहम्मद एक संगठन बनाया गया, और इसमें अजहर मसूद इसके लगभग लीडर बने। ध्यान से समझना। तो इस बात का पुख्ता सबूत तब मिलेगा जब ये कैप्चर होने के बाद पाकिस्तान इधर उसने जानबूझकर प्लेन हाईजैक किया ताकि इसको छोड़ाया जा सके। बहुत सारा मूवी इस पे बना भी है, जैसे वेडनेसडे एक मूवी है जो नसरुद्दीन शाह का है, तो वो भी मूवी में कुछ ऐसा ही चीज दिखाया है, थोड़ा बहुत झलक। इधर देखना,
हाईजैक करने के बाद इधर 2001 में जेएईएम ने पार्लियामेंट पे अटैक किया। जेईएम कौन है? जैसल मोहम्मद, ध्यान से समझना। और जैसल मोहम्मद ने भारतीय पार्लियामेंट पे अटैक किया 2001 में। कब किया? 2001, ध्यान से समझना। सो ऑपरेशन पराक्रम बाय इंडिया लाइक अटैक, जहां सैनिक को इकट्ठा करके पाकिस्तान को हम डराते थे। ध्यान से समझना। इसी 2001 का ही कांड है कि 9/11 हुआ। अरे याद है जो ओबामा सॉरी बोल रहा हूं, लादेन ने पूरा का पूरा जो है जो अमेरिका को बर्बाद करने पे काम किया, याद है ना? तो 9/11 का अटैक 2001, और इसी समय इंडिया के पार्लियामेंट पे भी। लेकिन यह अटैक चाहा जाता तो पार्लियामेंट को बर्बाद किया जा सकता था, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन यह अटैक सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग के लिए था और कुछ नहीं था। ध्यान से समझना, पहली बात यह डराने के लिए था, बाकी और कुछ नहीं था। क्योंकि अगर डराने के लिए नहीं होता तो जब कोई पार्लियामेंट पे अगर अटैक कर सकता है तो उसके बाद वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ध्यान से समझना, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये हमने फिर भी ऑपरेशन पराक्रम चलाकर बहुत सारा ऐसा कांड किया जिसके कारण इधर हमने इसके बारे में पता लगा लिया, हमने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अटल जी ने दो काम उसके बाद किया, ध्यान से समझना। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और जो सीडी, दो चीज चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के साथ कि सर कंपोजिट डायलॉग होता था, और इधर हम पाकिस्तान को यहां तक कि अनऑफिशियली बुलाते थे कि तुम आओ, अगर इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हम सॉल्व करेंगे। हम इसको मीडिया में डिस्कशन नहीं करेंगे लेकिन सॉल्व कर लेंगे। सुन पा रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद भी कंपोजिट डायलॉग में आप मल्टीपल इशू पे बात करते थे। तो सर बाद में नेहरू जी सॉरी अटल जी ने बोला कि भाई हम एक तरफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम वार कर रहे हो, तो इसलिए बोला गया एक स्टेटमेंट, टॉक्स एंड टेररिज्म कांट गो टुगेदर। आतंकवाद और बात दोनों साथ साथ नहीं होगा, तो अब एक ही चीज होगा, आज से वार्ता जो है बंद। अब जो है जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं वो हम भी जवाब उसी तरीके से देंगे। इधर देखना, बट आफ्टर अपोजिशन जो ऑपरेशन पराक्रम सीडी वाज सस्पेंडेड। हमने बोला कि जब पार्लियामेंट पे तुमने अटैक करवा दिया तो कंपोजिट डायलॉग बंद, अब कोई बातचीत तुमसे नहीं होगी। दूसरा आगे सीडी वाज सस्पेंडेड। उसके बाद 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने फिर से स्टार्ट किया। 2000 कब? 4 में। इधर ध्यान समझना कि अब हम बात करेंगे 2004 में कि भैया कंपोजिट डायलॉग को वापस स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गया इधर। लेकिन उसके बावजूद भी सर सब कुछ चलता रहा। 26/11 का भी अटैक, कश्मीर में भी वायलेंस, सब चलता रहा। तो क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि क्या यूपीए ने गलत किया या सही किया कि बात को शुरुआत किया, मतलब कंपोजिट डायलॉग वापस से स्टार्ट कर दिया, तो सही किया कि गलत किया? तो कुछ लोग जो है ध्यान से समझिएगा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं बात नहीं करना चाहिए, डैश के भूत डैसी से मानेंगे तो डैसी से मनाना चाहिए। मैंने बोला आम आदमी का जवाब मत दीजिएगा, कंपोजिट डायलॉग हमेशा नेसेसरी है। कोई भी देश बिना बात का नहीं चलता है, बिना डिप्लोमेसी का नहीं चलता है। तो इसीलिए क्या बोलिए, भले चाहे जो भी हो बट डिप्लोमेसी कंटिन्यू करना चाहिए था, और डिप्लोमेसी फिर बाद में कंटिन्यू भी होगा, और यूपीए गवर्नमेंट कंटिन्यू करते करते आगे आ जाएगी। और 2004 के बाद 2013 और 2014 में आपको पता ही है कि जैसी भौकाल आएगा उस पर सारा का सारा बातचीत तो होता रहेगा लेकिन बात कम होगा, और उसके बाद जो है श्रीलेदर का मामला ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो मतलब क्या है कि ओवरऑल 2004 के बाद आपका डिप्लोमेसी चेंज होगा। यानी कि हम इधर आप देखो अटल जी ने कहीं पे भी पाकिस्तान के लिए कुछ वैसा खराब काम नहीं किया है। देखो इधर इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर कोई देश नहीं सुधरे तो फिर वो डिजर्व करता है कि उसको मारना चाहिए, वो डिजर्व करता है कि उसको पीटना चाहिए, वो डिजर्व करता है कि उसको हर कुछ होना चाहिए जो सबसे बुरा हो सके। क्योंकि अगर आपके साथ आप किसी के साथ बार बार अच्छा कर रहे हैं और आपके साथ लगातार आपको कुछ ना कुछ उसका जवाब। 14 क्या हुआ है देखना जरा, कंपोजिट डायलॉग शुरुआत हो गया है, सुन पा रहे हैं? सीबीएम जो है कंटिन्यूड, ये भी कंटिन्यू कर दिया गया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कंटिन्यूड, सुन पा रहे हैं? तीसरा आगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के बाद पाकिस्तान कोवर्टली अटैक करता रहा एंड इंडिया भी कोवर्टली जवाब देता रहा, ये सब इनसाइड चलता रहा। इधर सीडी वाज फेलियर, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए। यही मैंने बोला कि भले ही कंपोजिट डायलॉग हमें नहीं कुछ उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको उससे बातचीत करते रहना नहीं चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन यहां है क्या इशू था मनमोहन सिंह के समय, एक बार जरा देखिए थोड़ा सा, फिर हम करते हैं ब्रेक लेकर। पता नहीं एफर्ट क्यों लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। पढ़िए जरा, अब आसान है, मेन टॉपिक हो चुका है सब।
हो गया, पढ़ लिया। अब देखिए इसमें जितना भी सब है 2004 से 2014 वाला जो भी आप देख रहे हैं सारा कुछ चल रहा है इधर। देखिए सबसे बड़ा योगदान था मनमोहन सिंह का और इनका, कि अगर ध्यान से आप देखेंगे, फिर कॉलर है क्या, अगर ध्यान से देखिएगा कि सर मनमोहन सिंह ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुए और एग्रेसिव थे भी नहीं हो, तो उन्होंने ज्यादा क्या दिमाग लगाया, यही सोचा कि यार ये हो क्यों रहा है। पहली बात तो ये पता लगाओ। अब देखो बिना मतलब का बंदूक चलाने फायदा नहीं है, तो इन्होंने सोचा एक ही बात कि हो रहा है क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो पहले रोजगार दो। तो सर आगे चलकर अब्दुल कलाम चाहे जो लोग भी, ये लोग बहुत टेक्निकली लॉजिकली सोचना शुरू किया। कैसे कि भैया रोजगार दोगे ना तभी काम हो पाएगा, दूसरा और कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, ये सब रोकने के लिए डोमेस्टिक टेररिज्म 26/11 का अटैक, इसके लिए इन्होंने खुद कश्मीर गए और वहां जाकर पता किया आखिर क्यों है, और तब जाकर उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट काम किया। और अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करने के लिए क्या किया, सभी पार्टी से डिस्कशन करने के बाद बोला कि डेवलपमेंट अब करना होगा। क्या सुन पा रहे हैं? और डेवलपमेंट कर देंगे तो मामला क्या होगा, आसान होगा। अरे भैया इकोनॉमी बहुत मैटर करता है। अगर कोई लड़का बार बार घर में मारपीट कर रहा है, मतलब उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके पास नौकरी या पैसा आ जाए, मैं सच बता रहा हूं वही लड़का बेस्ट हो जाएगा और वही सबसे ज्यादा उसका मानदान होने लगेगा। तो इंपॉर्टेंट उस पे था, सुन पा रहे हैं? उसके बाद हमने ये सारा कुछ किया और तब आ गए मोदी, सुन पा रहे हैं? और मोदी आने के बाद बहुत सारा चीजें चेंजेस हुआ, और सर चेंजेस में जो है इसका हम लोग एक क्लास और रखेंगे, उसके बाद वहां कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज मैं यही पढ़ लो, आज यहीं तक रखता हूं। थोड़ा सा पता नहीं बहुत ज्यादा दम लग रहा है, पता नहीं गले में भी आ रहा है, क्या हो रहा है देख लेंगे। ये वाला एक बार देख लो, पहले पढ़ लो, उसके बाद हम वो वाला वीडियो चलाते हैं, तब उसके बाद जाना। देखो मोदी का खासियत क्या है मतलब एक पर्टिकुलर इंसान का, देखो किसी डेमोक्रेसी में बार बार जिक्र होना है अच्छी बात नहीं है। देखो पहली बात, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मतलब अच्छा डेमोक्रेसी तब है जब बहुत सारी पार्टियों को सीट मिले, ठीक है? एक आदमी के बिहाफ पे करना वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे कोई हो। लेकिन देखो कभी कभी बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारे स्कॉलर, हम कितना कैसे पूरा समझाए, लेकिन देखो साइकोलॉजी में, फिलोसफी में एक थ्योरी है। अगर मान लो आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो और बिल्कुल एकदम हर तरीके से बिलीव कर रहे हो, और मैं काम भी अच्छा कर रहा हूं, प्रॉब्लम ये है, ध्यान से समझना भाई, ये तो पॉसिबल है ही कि मैं काम भी कंटिन्यूअस अच्छा ही करते जा रहा हूं और लोग बिलीव करते जा रहे हैं और पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता जा रहा है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है। लेकिन चूंकि मैं पॉलिटी में जिनको पढ़ाया हूं, जिनको नहीं पढ़ा हूं, उनके लिए भी एक सिद्धांत है कि अगर किसी सिंगल आदमी के हाथ में पावर चल जाए तो करप्शन जो है बढ़ जाएगा। यानी कि अगर एक आदमी के हाथ में पावर होना भी पूरा तरह से नहीं चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इधर कि सर इंपॉर्टेंट है कि मोदी ने जब अपना 2014 में पदभार संभाला, जीता, तो सर इसने पाकिस्तान को इनवाइट किया कि आइए शपथ समारोह में। हमको लगता है इसलिए बुलाया था कि एक बार आकर देख लीजिए कि इसके बाद होना क्या है आपका, ध्यान समझिएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी शपथ ग्रहण समारोह में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और ये बहुत, आप मुझे बताओ आम आदमी में और बड़े लीडर में क्या फर्क है? आम आदमी जब किसी से झगड़ा करता है ना तो वो खोजते रहता है मौका कि हम घर में शादी पे करके काटवे ना दें। अब देखिएगा वो क्या है, ये आम आदमी छोटी छोटी चीजों में अपना जो है गुस्सा जाहिर करने के लिए कोशिश करेगा, हम इन तरह का बुलावे ना करो, ये आम आदमी है छोटी छोटी चीजों में। अगर आप बड़े लीडर हैं, बड़ा गेम खेलिए, उसको इज्जत के साथ बुलाइए। और सर आप अपना काम क्यों छोड़ते हैं? आप अगर किसी से, आपसे कोई नाराज है, किसी से रगड़ापंती है, लेकिन रिलेशन है, आप अपना काम जग जाहिर करो, आप अपने लिए ही करो। क्या करो, आप कार्ड भेज दो, और जैसी कार्ड भेजोगे ना, चर्चा किसका होगा सबसे ज्यादा? आपका चर्चा होगा। अब मोदी जी क्या है, ये तेज आदमी है, ये बोला ये पाकिस्तान का क्या है, सोचा बुलाएंगे। आप मुझे बताओ, जैसी आपने सुना है बात कि मोदी ने पाकिस्तान को इन्वाइट किया, आपका दिल का एक हिस्सा अच्छा फील किया कि नहीं किया? फील किया। और वो किसके लिए फील किया? मोदी जी के लिए फील किया। तो लॉजिक क्या है? वो सर साइकोलॉजिकली बहुत तेज आदमी है, उसने इन्वाइट किया, अच्छा लगा, बुलाया। दूसरा क्या है, आर्मी प्रेजेंस जो है कश्मीर में बढ़ा भी दिया। इधर आर्मी का प्रेजेंस कश्मीर में बढ़ाया, पाकिस्तान को इन्वाइट भी किया। दूसरा उसके बाद मिटिगेटिंग इकोनॉमिक जो है मार्जिनलाइजेशन। सोचा क्या कि जो भी वहां पे बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े पैकेज जो है वो देने का जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पैकेज दो, छोटे छोटे एरियाज के लोगों को देते चलो, मामला ठीक ठाक रहेगा। मतलब हमने एक सबसे बड़ा कांड किया। देखो इधर
जब कोई बड़ा पैकेज देते हैं ना, तो बड़ा पैकेज ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आपको मिल गया प्रधानमंत्री जनधन योजना या ग्राम जो घर या गृह आवास योजना, बहुत लोग घर वाले में मिल जाता है। अब कितने लोग को मिला नहीं मिला, इस बात का भी तो बड़ा टेंशन है। उसके नाम पे कोई और पैसा उठा लिए है, किसी के नाम पे कोई और उठा लिया है, नाम किसी और का है, कहीं और हो गया है। तो लॉजिक है, जब बड़ा पैकेज आता है ना, तो उसका बहुत सारा घोटाले के चांसेस हैं। तो इसलिए क्या बोला कि छोटे छोटे जो है उनको दो, और छोटे छोटे करके भी काम करो। तो बहुत बड़ा पैकेज नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैकेज ग्राउंड लेवल पे लोगों को दिया गया। लेकिन उसके बावजूद देखो, बट फिर भी पठानकोट अटैक, उड़ी अटैक हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ, और पुलवामा के बाद 2019 में जो है नया जीती गए। समझ में आ रहा है, जब जब इलेक्शन होता है तब तब अटैक हो जाता है कभी कभार। तो पुलवामा का भी अटैक हुआ। ऐसे में पत्थरबाजी भी करवा रहा था। देन इंडिया सेड नो डायलॉग्स विद पाकिस्तान, क्योंकि बात भी और आतंकवाद भी अब ये नहीं चलेगा। तो फिर इधर जो कांग्रेस ने शुरू किया 2004 से, हम फिर आकर 2014 में उसको बंद कर दिए, क्योंकि हमारा अब क्या मकसद था, बात भी और आतंकवाद भी साथ साथ नहीं चलेगा। नीचे आना। देन हमने इधर मोदी का दिमाग देखो क्या है, बिजनेस आदमी है, गुजराती आदमी है। पहले बोला कि बातचीत नहीं करेंगे पाकिस्तान, सोचा मत करना। क्या हो गया, बातचीत करने से क्या ही फर्क पड़ता है। इधर देखो, तब आएगा ना जब आप उसका व्यापार रोक दे, जब आप उसका खाना रोक दे, तब ना मजा आएगा। मजा तो तब है, तब उसको समझ में आएगा। अब जैसे आप बोले हैं क्या, मम्मी से आप बोला, मैं बोले ठीक है मत करो, खाना भी खाने मत आना, और आपको जो है 10-12 दिन तक खाना। माँ तो मतलब वही बोला ना कि भगवान है, इसलिए वो भगवान ही है, वो दूसरा कोई दुनिया में उससे तो भगवान हो ही नहीं सकता है। वो भगवान ही है कि सब कुछ करने के बावजूद भी ना वो आपको बुला के खाना दे ही देगी। अगर उसने अगर ठान लिया कि खाना नहीं देना है, आप देख लेते उसके बाद क्या होता है, ध्यान समझिए। इसीलिए तो लॉजिक क्या है, इसने बोला कि नहीं बात करने से कुछ नहीं होगा, पहले इसका ट्रेड रोको, ट्रेड रोकोगे परेशान हो जाएगा। सारा लोग अलग अलग टेंशन में था, ये बोला कि सर ट्रेड पूरा का पूरा रोक दो, मामला ठीक हो जाएगा। हमने जैसे ही ट्रेड रोका, पाकिस्तान चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है। अब प्याज जहां 600 रुपए किलो, 6,000 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, तो अपने आप क्या औकात में आ जाएगा। उसका बोला पानी बंद करो, तो पानी भी बंद, खाना भी बंद करेगा क्या, ये सांस लेना भी बंद हो जाएगा। नीचे आना। तो फिर हमने आतंकवाद को बोला कि पाकिस्तान से हटाओ, और फिर इनका एक सबसे अच्छा बात क्या लगता है मुझे, कि इन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली नहीं मारा, बल्कि एक्सपोज कर दिया पूरे वर्ल्ड के सामने कि पाकिस्तान आतंकवाद का जो है घर है, जो कि अब तक कोई और आदमी ट्राई नहीं कर रहा था पूरी तरीके से। वो लोग मार रहे थे या छुप रहे थे या बच रहे थे, इसने एक्सपोज किया इंटरनेशनली। अब पूरा दुनिया में एक रायता फैल गया कि हाँ यार, जहां कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान। और ये आतंकवाद का नाम सुनते सुनते अब बच्चों तक ये बात पहुंच चुका है कि सर पाकिस्तान मतलब आतंकवाद। क्या सुन पा रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मीडिया का एक अच्छा बात रहा कि सर उसको एक्सपोज कर दो। इधर देखो, और जानते कि एक्सपोज किया गया, इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान अब छुप के ना रहे। देखो, व्यापार जब किसी के साथ करोगे ना, तो छुप छुपा के आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यापार में जैसी वो अपना अटैकिंग और सारा काम शुरू करेगा, तो व्यापार में कैसे किसी को झूठ बोल के वो काम करेगा या नहीं करेगा। क्या सुन पा रहे हैं, हाँ 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 है इसमें, देखिए तो पता। अच्छा वो नहीं है क्या, वो उठा के देख लीजिए, उसको उठा के देखिए, है अभी, अभी नहीं दीजिए, अभी नहीं दीजिए, हाँ कल दे दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इधर एक 3 का इसमें बात है, टॉक्स, टेररिज्म एंड ट्रेड। देखो इधर इंडिया आगे चलकर एक बहुत अच्छा थ्योरी अपनाएगा, और उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग, इधर उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि एक काम करो, पाकिस्तान के लोग परेशान क्यों है, क्योंकि इनके पास भी रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसको ना कुछ ग्रुप्स के साथ मिला दो। मान लो लेट से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में हमने मिला दिया, मान लो सी ऑटो में, अभी है कि नहीं है वो बात की बात है, बस एग्जांपल के लिए। तो मान लो या सी ऑटो हटाओ, एक ऐसा ग्रुप लेते हैं आसियान। अब ध्यान से समझना, इस ग्रुप में इंडिया ने पाकिस्तान को बोला कि तू इस ग्रुप से जुड़ जा, सुना ध्यान से। और इस ग्रुप में मान लो अगर 10 या 12 या 20 लोग हैं, कितने भी कंट्री हैं, ध्यान से समझना। तो व्यापार करना है, तो अगर ये व्यापार करेगा इधर, तो कुछ भी अगर ये इलीगल या आतंकवाद करता है, तो सारे देश इस पे प्रेशर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। तो जैसे ये व्यापार करना शुरू करेगा, तो ये टेररिज्म और इन सब चीजों को फंडिंग कर पाएगा, क्योंकि ये हर सारे कंट्री के निगाह में रहेगा। और इसलिए पाकिस्तान आतंकवाद इतना क्यों फैला पाता है, क्योंकि देखो ना, वो ज्यादा बिजनेस ग्रुप के साथ जुड़ा ही नहीं है ना, वो किसी के साथ बड़े बड़े, अरे देखो इंडिया मेंबर अगर बहुत सारे अलायंस का है, तो ये है ही नहीं मेजर, और इस वजह से ये बच जाता है। इसीलिए इंडिया ने सोचा कि इसको ग्रुप के साथ जोड़ो,
और ग्रुप के साथ जुड़ेगा, व्यापार करेगा, एक्सपोज हो जाएगा। और हमने धीरे धीरे एक्सपोज करना उसको शुरू किया, और अब जाकर पाकिस्तान में क्या समझ में आ गया है कि उसका इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करेगा, तो धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया है। तो लॉजिक क्या है, ओवरऑल जो मैंने बताया, सब कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है बाज नहीं आया। तो बाद में हमने जो जवाब दिया वो जवाब अलग अलग तरीके से दिया, ठीक है। और उसके बाद अभी के समय में फैक्ट पढ़ लो जरा। अब जो है इधर पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के थ्रू यूथ को यहां रेडिकलाइज करता है, क्योंकि युवा बिना फैक्ट के ओपिनियन बना लेते हैं। इसलिए पाकिस्तान चाइना का हेल्प लेकर आराम से एक बार में अफवाह फैलाता है और सारा का सारा कांड कर लेता है। तो अगर देखोगे ना प्रैक्टिकली, तो पाकिस्तान और चाइना का अब कम पैसे में ज्यादा बर्बाद करने का टेक्निक इंडिया को मतलब आसान हो गया है। पहले अगर कोई वार करवाता तो उसको फंडिंग करना पड़ता था, अब तो एक मैसेज ही काफी है। एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एक वो झंडा पे लात दिखा दिया कहीं और का कहीं और, ये देखो इसको छूटना नहीं चाहिए, सारा पूरे का पूरा पॉपुलेशन को रेडिकलाइज कर दिया। और सर ये ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि कोई भी आदमी देखेगा तो थोड़ा देर के लिए खून खौल जाएगा, और सच बात है कोई पता लगाएगा नहीं, सच इसमें है ही नहीं कुछ। तो लॉजिक क्या है सर, आपको रेडिकलाइज नहीं होना है। खैर अब आगे देखना, लास्ट वाला है मोदी एक्सटेंडेड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, जो बता चुका हूं। अब हम जो है बर्बाद होते हैं डिजिटलाइज तरीके से। बाकी 2019 का आर्टिकल 370 वाला है, ये सब मुद्दा एक दिन और लेके कवर कर लेंगे, क्लियर है। बाकी गुप्तकार मॉडल भी जरूरी है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा देख लो एक बार। यहां से पहला नैरेटिव हो गया, हेडिंग देखते जाना, उसके बाद स्टैंड स्टील और आईओए हो गया। आगे देखते जाओ, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, हरि सिंह, चाइना वाला ध्यान देख लो। आगे बढ़ते जाओ, लश्कर याद रहेगा, लश्कर को काउंटर किया, ज्वाइन किया। फिर आगे माउंटबेटन की एडवाइस, माउंटबेटन का भी क्या एडवाइस, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे। आगे यूएनएससी, मौजीब एंड सीआईपी। फिर हमने भरोसा टूट दिया, भरोसा टूटने के बाद हमने अच्छा ये वाला जरूर याद रखना, पाकिस्तान गिफ्टेड सक्चगम वैली लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके आगे आओ, नेहरू डाइड, शास्त्री बिकेम पीएम, एंड देन उन्होंने भी जवाब लिया 1965 में। फिर फाइनली सारा कुछ बढ़ते चला गया। उसके बाद 1971, फिर आपको डीबीओ वाला पार्ट पढ़ा दिया, न्यूक्लियर वेपन वाला पार्ट है, अलकायदा ग्रुप और जेनेवा वाला कैसे। फिर हाँ मेहमान मुजाहिदीन मत भूलिएगा, जिसके कारण हुआ एनसी प्लस आईएनसी, याद रहेगा 1987 का इलेक्शन, जिसके कारण ये ग्रुप क्रिएट हुआ और जम्मू कश्मीर में बहुत परेशानी किया। अटल जी 1999, इन्होंने अपना जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए, बस डिप्लोमेसी किया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आया। 2004 से 14 तक हमने फिर शुरू किया, 14 के बाद हमने बंद किया, और फिर मोदी वाला पार्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहां तक है, बाकी कल कंप्लीट करते हैं। एक वीडियो भेज रहा हूं, वो वाला देख लीजिए एक बार।